मेरा ये जो CGL 24 को अप्रोच कर रहे हैं कि आपको अभी प्री में 3 महीने बचे हुए हैं, तो आप कोशिश कीजिए। प्री पहली बात तो क्वालिफाइंग है, सबसे अच्छी बात तो अब ये हो गई है। तो आप जहाँ से भी कर रहे हैं पहले आप कोशिश कीजिए कि आप 60 to 80% सिलेबस को कवर कर पाएं। जैसे कभी ना कभी तो बंदा फ्रस्ट्रेट होता है ना, देन आप डिस्कस कर सको। इट्स लाइक वो बंदा ना आपका डस्टबिन होना चाहिए कि हम चीजें कूड़े में फेंक देते हैं, फिर वो वापस नहीं आती है। मेरा मानना था कि मुझे हमेशा से क्लियर था कि एक पोस्ट लेनी है, मुझे भीड़ से मतलब नहीं है, कितने भी बच्चे हों, कितना मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है। आपको अपने आप को बेटर बनाना है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, सबसे बेस्ट चीज है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करो। 80% तो वही आता है यार। उस कंपटीशन का तो ये है कि मैंने बताया था ना कि खुद को देखना है, भीड़ को नहीं देखना। अगर आप भीड़ को देखोगे तो फिर खुद नहीं दिखाई दोगे। वही चीज है, जैसे आप किसी चीज को देखते हो ना तो आप उस चीज पे फोकस कर लेते हो। अब आंखों के सामने हाथ लगा लो, क्या देख पाओगे? नहीं। हाँ, तो वो चीज है, वो डिस्ट्रैक्शन पे मत देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी फैक्ट्री यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों को पता ही है एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और काफी शानदार वैकेंसी इस बार आई है। तो नोटिफिकेशन आउट होने के बाद ये पहला टॉपर स्टॉक है और इस टॉपर स्टॉक में हमारे साथ हैं ASON CSS सूरज यादव भाई, जिनका एसएससी सीजीएल 2020 से सिलेक्टेड है। 19 में भी इनका सिलेक्शन हुआ था इनकम टैक्स असिस्टेंट के प्रोफाइल पर। उसके बाद इन्होंने 2020 का एग्जाम दिया, उसके बाद ASON CSS बन गए। तब से ये यहीं पे जॉब कर रहे हैं। दिल्ली में पोस्टिंग होती है, आप सबको पता है, लाइफ टाइम दिल्ली में रहना पड़ेगा आपको। तो इनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे, ASON CSS के पद पे कैसा इनका अनुभव है, क्या क्या इन्होंने सीखा, क्या क्या इनको चीजें मिलती हैं एज ए आप जब जॉब ज्वाइन कर ले तो उसके बाद क्या क्या सुविधाएं, आपको सुख सुविधाएं जो आपको मोटिवेट करती हैं जब आप तैयारी में आते हो, तो क्या क्या मिलती है, क्या इनकी सैलरी होती है। और खासकर स्ट्रेटजी की हम बात करेंगे कि 2024 वालों के लिए अभी मात्र कुछ 3 महीने प्रीलिम्स को लेकर रह गए, गिने चुने कुछ दिन है, तो उनमें किस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके का एक एटीट्यूड होना चाहिए एस्पिरेंट का, टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट कैसे सारी चीजें करें, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप सभी लोगों के कोई भी क्वेरीज होते हैं, किसी भी रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट है तैयारी को लेकर, आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। और दूसरी बात आपको बता दें, बहुत साथियों के हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि भैया उनको गाइडेंस की बहुत जरूरत है, गाइडेंस नहीं मिल पा रही उनको, क्योंकि यूट्यूब पर आप देखते हो बहुत चीजें फैली हुई हैं, तो वहां से और डिस्ट्रैक्ट आप हो जाते हो। तो आपके लिए डेडिकेटेड 2024 के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम हमने लॉन्च करा है। 7 जुलाई को वो लॉन्च होगा, उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर कॉल करके आप सारी डिटेल ले सकते हो। सौरभ यादव सर, जो कि CPO ऑल इंडिया रैंक 79 रहे हैं, 18+ गवर्नमेंट जॉब एग्जाम क्रैक करे हैं, 5 साल से उनका एक्सपीरियंस है बच्चों को मेंटर करने का, गाइडेंस देने का, और उनकी गाइडेंस में हजारों प्लस बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। तो वो आपको इस गाइडेंस प्रोग्राम में गाइड करने वाले हैं। इसका आप इसमें आप एडमिशन ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डिटेल सारी मिल जाएगी। तो सूरज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएससी फैक्ट्री पर। थैंक यू भाई। कैसे हो आप, कैसे चल रही है जॉब? मैं बहुत बढ़िया हूँ और जॉब भी मेरी बढ़िया ही चल रही है। बढ़िया चल रही है। चलिए, तो अभी हम आपकी जर्नी से शुरू करते हैं, फिर हम बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2024 के एस्पिरेंट्स एकदम पूरा मोटिवेटेड है अभी, उनको जॉब लेना ही है कैसे भी करके इस बार, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत शानदार आई है इस बार, बहुत अच्छी वैकेंसी है ना। और अगर कोई अच्छी प्रिपरेशन करता है देन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप थोड़ा अपना सफर बताओ, अपने बारे में बताओ, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, कैसा पढ़ाई लिखाई शुरुआती सब। मैं ना कन्नौज से बिलोंग करता हूँ, यूपी में। और स्टार्टिंग की जो प्रिपरेशन थी मेरी जर्नी, वो गांव में जैसे होता है ना, आप सरकारी स्कूल में जाते हो और उतने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं होते हैं। तो ऐसा कुछ जैसे आज के टाइम पे जो बच्चे होते हैं उनका क्या होता है ना, बहुत ही ज्यादा मतलब जो ट्यूटरिंग लेवल होती है वो सब काफी टॉप नॉच होती है। बट उस टाइम पे ऐसे नहीं था, हम स्कूल गए नहीं गए इट्स ओके, पढ़ लिया तो ठीक है और नहीं पढ़ा तो भी ठीक है। एक उतना वो नहीं था कि हाँ ये जाके ऐसे कुछ करना ही है। तो स्टार्टिंग जो थी मेरी वो गाँव में रही थी, और उसके बाद मैं 9 से कानपुर चला गया था। तो 9 से 12 तक की जो स्कूलिंग थी मेरी वो कानपुर में ही रही थी मेरी। थोड़ा परिवार के बारे में बताओ, फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हैं? फैमिली में पापा है, मम्मी है और मेरे 2 भाई और हैं। 2 भाई और क्या करते हैं वो दोनों? पापा प्राइवेट जॉब करते हैं और जो 2 भाई हैं मेरे वो पढ़ते हैं। वो छोटे हैं आपसे? हाँ, मेरे से छोटे हैं। आप बड़े हो फैमिली में? हाँ, मैं बड़ा हूँ। तो आपके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। ओके, फिर कानपुर आप चले गए तैयारी के लिए। तो कौन से एग्जाम दिए, पहला एग्जाम कौन सा दिया, तैयारी कैसी रही कानपुर में? यार उसके बाद जैसे कानपुर में गया तो हमारा ना
वो एक माहौल होता है, जैसे आप गए एक नई जगह पे जाते हो तो वहाँ पे सेटल होने में आपको टाइम लगता है। जैसे तो मैं क्योंकि शुरुआत से ही टोटली हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूँ, लोगों का होता है ना कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट क्या ही कर सकता है, तो वैसे ही रहा, तो एक माहौल में एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 12th के बाद ऐसे हम सभी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, मैंने भी शुरू की। नाम सुन लेते हैं, ऐसे कुछ स्पेसिफिक गोल नहीं होता, जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली से स्टूडेंट्स आते हैं और इनको कुछ गाइडेंस वगैरह नहीं होता है, वो ऐसे ही होते हैं कि मतलब उन्होंने किसी एग्जाम का नाम सुन लिया कि अब चलो इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। वो जैसे गोल ओरिएंटेड नहीं रहते हैं हम बहुत ज्यादा कि हाँ यही करना है लाइक। तो शुरू में प्रिपरेशन शुरू की जेई की उसमें नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर हमने सोचा कुछ और कर लेते हैं। जेई की प्रिपरेशन शुरू की थी, मतलब उतना डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन नहीं की थी मैंने। एक बार 12th के बाद एग्जाम होता है ना, वो भर के दे दिया था, और तो विदाउट प्रिपरेशन दोगे तो आपका कभी कुछ नहीं होना किसी में भी। फिर हमने एनडीए डिफेंस की प्रिपरेशन शुरू की थी, उसमें हमने एनडीए का 2016 में मैंने एग्जाम दिया था, तो मेरा प्रीलिम्स हो गया था, और उसके साथ ही मैंने जो डिफेंस के बाकी एग्जाम्स होते हैं जैसे ये एयरफोर्स एक्स और वाई, ये सारे एग्जाम्स में नेवी एमआर एसएसआर, ये सारे एग्जाम मैंने दे रखे थे और क्लियर भी हो गए थे, बट मैं मेडिकली आउट था इन सारे एग्जाम्स में। फिर सीजीएल कब आया? फिर ऐसे ही देखा कुछ नहीं है, अब क्या करना है, नौकरी लेनी है, कोई तो सर्विस मिल जाए, तो फिर ऐसे ही देखा कि अब चलो एसएससी प्रिपरेशन कर लेते हैं। कोई ऐसी सीरियसनेस थी नहीं कि हाँ एग्जाम करके एकदम निकाल लेना, वो होता है ना आजकल लोग काफी ज्यादा दिखते हैं कि हाँ। तो कैसे फिर गाइडेंस कैसे मिली कि सीजीएल आपको निकालना है, उसके लिए कोचिंग लिया? हाँ, शुरू में हमने फिर कानपुर में जैसे इंडिविजुअल कोचिंग ली थी हमने मैथ्स की, वहाँ पे गौरव सर करके हैं कानपुर में, उनसे पढ़ा हुआ था हमने। तो बेसिक लेवल की वहां से हो गई थी, और इंग्लिश भी मैंने कानपुर से ही पढ़ी थी, एक अमन सर करके हैं। तो बेसिक लेवल की चीजें जैसे थी वो मैंने वहां से कर ली थी, मुझे पता चल गया था कि क्या क्या एग्जाम का स्ट्रक्चर है। बट कई बार क्या होता है ना, जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग करते हो तो आप छोटे शहरों में आप एसएससी आपको प्रिपरेशन एसएससी की करनी होती है, आप पता चला बैंक की भी कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलता है कि साल भर में हो क्या रहा है आपके साथ। और वहाँ क्या होता है, कॉमन बैच चल रहे होता है ना, तो वो चीजें काफी आपको परेशान कर सकते हैं, आप गोल ओरिएंटेड नहीं रहते हो। तो जैसे अगर आप ऑफलाइन करते हो देन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपको करना क्या है, और मैक्सिमम चीजें कर लेनी चाहिए उस टाइम पे, आपको सिलेबस कवर करने पे, और जो आपका गोल है उसी से ओरिएंटेड चीजें करनी है आपको। तो कानपुर के बच्चे भी काफी देखते हैं हमारे चैनल को, तो वहाँ के बारे में थोड़ा बताओ, कैसा कोचिंग कल्चर है? ऑफलाइन कोचिंग मतलब लेना चाहिए वहाँ बच्चों को? अगर जा रहे हैं कानपुर में तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, कैसे क्या रहता है? जैसे अभी तो आप अगर इस टाइम के हिसाब से देखोगे तो अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग लेनी है, मुझे लगता है बेटर है। ऑफलाइन में आप जाओगे, आने जाने में भी टाइम जाता है और बहुत सारी चीजें रहती हैं। पर अगर कोई बिगिनर लेवल का स्टूडेंट है, जैसे बेसिक चीजें, कई बार ऑनलाइन में क्या होता है ना, हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए एक बार बेसिक लेवल के लिए तो हम ऑफलाइन भी जा सकते हैं अगर कोई अच्छा टीचर है तो। ओके, कितना लंबा सफर रहा था? मतलब आपने देखो आईआईटी की तैयारी करी तो वो वहाँ पे आपका नहीं हुआ, फिर आपने एनडीए की तैयारी नहीं थी एक्चुअली, मतलब सोचा तो था कि टाइम तो गया ही 1 साल है ना? नहीं, वो 12th के बाद ही अच्छा, जस्ट ऐसे नहीं थी। ओके, एनडीए की तैयारी करी, फिर डिफेंस का आपने तैयारी करा, फिर आपने एसएससी के भी और भी एग्जाम दिए होंगे, सीएचएसएल, एमटीएस, उसके बाद आपको फाइनल सफलता मिली, राइट? बिल्कुल। तो वो थोड़ा सफर बताओ कि एस्पिरेंट किस तरीके से, आप घर से बाहर भी थे, कानपुर में रह के पढ़ रहे हो, तो वो कैसा रहा पूरा सफर? कभी आपको ऐसे ताने, एक गवर्नमेंट की तैयारी करता है एस्पिरेंट, उसको बहुत सारे ताने मिलते हैं, बहुत एक कभी कभी ऐसा होता है अकेला पड़ जाता है ना, किससे बात करें किससे ना करें, वो सिचुएशन कभी आई आपकी? यार देखो, जब प्रिपरेशन का टाइम होता है वो सबसे बुरा होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, मतलब सारी प्रॉब्लम्स, परेशानियां, सब कुछ होता है, सारी सफरिंग्स होती हैं। आप जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है ना, जैसे अगर आप साल भर में आपको कोई एग्जाम क्रैक कर लेते हो देन अच्छा है, अगर किसी को 3, 4, 5 साल होते हैं देन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड होता है वो, क्योंकि आपको वही चीजें बार बार करनी है, वहां पे कोई मोटिवेशन भी नहीं रहता है, और आप धीरे धीरे बाकी लोगों से डिटैच भी हो जाते हो। मुझे लगता है कि बात करने के लिए भी कम ही लोग रहते हैं आपके पास, बट मेरे पास साथ ऐसा ज्यादा कुछ नहीं था। कि मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, अनुज, तो मेरे साथ जब भी होता था तो मैं उसको कॉल कर लेता हूँ और उसका भी सेम है कि जब भी कुछ ऐसा होता तो हम दोनों काफी क्लोज हैं, मतलब स्कूलिंग हमारी मैं कानपुर में ही मिला था उससे, तो ऐसे फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए आपकी, जिनसे आप मतलब एक दोस्त आप रखो तैयारी के फेज में। मतलब दोस्त है, किसी की ऐसे होता है, कोई फैमिली में बहुत ज्यादा ओपन होता है तो वहां पे बात कर लेते हैं लोग,
डिपेंड करता है, कोई तो होना चाहिए मतलब जैसे लाइब्रेरी जा रहे हो या फिर कोचिंग जा रहे हो तो एक फ्रेंड पढ़ने वाला आपके साथ होना चाहिए, जो दोनों ही आप पढ़ रहे हो तो हाँ। एक दूसरे का वो होता है मतलब ना। पढ़ने वाले में मेरा मेरा मानना है कि आप जैसे कभी ना कभी तो बंदा फ्रस्ट्रेट होता है ना, देन हाँ। आप डिस्कस कर सको। एक हाँ। इट्स लाइक वो बंदा ना आपका डस्टबिन होना चाहिए कि हम चीजें कूड़े में फेंक देते हैं, फिर वो वापस नहीं आती हैं। हाँ, राइट। लोग कहते हैं ना कि फैमिली में, रिलेशंस में लोग परेशान करते हैं, ताने मारते हैं, वो हाँ। यही होता है कि वो डस्टबिन नहीं होता है, वो क्या होता है, रिवर्ट करते हैं चीजों को। और कुछ क्या स्ट्रगल रहे, इजी तो रहा नहीं होगा जर्नी एक से, मतलब ESO-CSS की जॉब लेना, CGL में इतना कंपटीशन है, इतने सारे बच्चे, कानपुर, इंदौर, आपके प्रयागराज और यहाँ पे आपके मुखर्जी नगर, ये सब भरा पड़ा पूरा, 40 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं अब तो CGL के। तो यार इतनी भीड़ से अलग निकलना, क्या क्या यार स्ट्रगल रहे? देखो भीड़ तो चलती रहती है हर जगह। मेरा मानना था कि मुझे हमेशा से क्लियर था कि एक पोस्ट लेनी है, मुझे भीड़ से मतलब नहीं है, कितने भी बच्चे हों, कितना, मुझे अपनी प्रिपरेशन करनी है, आपको अपने आप को बेटर बनाना है इस पूरे टाइम में, जितने जो भी आपकी जर्नी रहती है। तो मेरा यही था कि मेरे को खुद में इम्प्रूवमेंट करते रहने हैं। ओके ओके, आपका ये पोस्ट डिसाइड कर रखा था आपने कि CSS लेना है? जैसे बहुत सारे बच्चे देखते हैं ना कि हाँ। AOED में क्या होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में क्या क्या होता है, तो आपका भी कोई गोल था कि ये पोस्ट लेनी होगी? शुरू में जैसे था ना कि मेरा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेना होता था, मतलब था, तो पहली बार में मैंने टीए लिया हुआ था 2019 में। तो क्योंकि उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे मेरे, कुछ अभी तो याद भी नहीं है। हाँ, तो टीए मिला था मेरे को दिल्ली में। बट धीरे धीरे फिर आपको समझ में आ जाता है कि आप जब रिसर्च करते हो ना पोस्ट के बारे में कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, आपकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब की रील्स को देख के मोटिवेट नहीं होते हो। तो फिर हमारे टाइम में उतना था भी नहीं यार, था, बट उतना मैंने उन चीजों पे मैं फोकस भी नहीं करता था। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि इस पोस्ट में ना स्टेबिलिटी अच्छी है और प्रमोशंस भी बाकी पोस्ट से अच्छे हैं। ओके, अभी जॉब करे हुए आपको 2-3 साल हो गए होंगे आई थिंक, है ना? अप्रॉक्स 1.5 साल हो गए। 1.5 साल लेट ज्वाइनिंग हुई थी, है ना? हाँ, हमारी लेट, क्योंकि 19 में ना यार कोर्ट केस चल रहा था, तो वो बहुत डिप्रेसिंग केस था। कोविड था, कोर्ट केस था, सब कुछ था। ओके, तो 1.5 साल आपने जॉब करी है, क्या बदलाव आया आपकी लाइफ में? यार बहुत कुछ बदल गया जब बंदा धीरे धीरे होता है ना कि आप खुद से अर्न करते हो, तो आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगते हो और आप धीरे धीरे चीजों को एक्सप्लोर करते हो। तो बहुत कुछ सीखा भी होगा। ऑफिस कल्चर कैसा रहता है? हाँ, ऑफिस कल्चर लाइक ऑफिस जब आप जा रहे होते तो ऑफिस में वर्क कल्चर कैसा होता है वहाँ पे, मतलब कैसे काम करते हो वो सब? जैसे एज एन ASO आपने नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग करनी है, मोस्टली आपको लाइफ में ये करनी है। कुछ लोगों को पॉलिसी मेकिंग में लगा दिया जाता है, डिपेंड करता है कि आपका कैसा। मेरा काम है कि आपको 8 घंटे ऑफिस में रहना है, जो भी काम है आपने करना है, ये माइंड मेकअप करके रहोगे, देन आप हमेशा खुश रहोगे। ओके ओके। अब ऐसा नहीं होता ना कि प्राइवेट जॉब वाले किसी से बात करो ना तो बहुत फ्रस्ट्रेट रहता है कि यार बॉस फोन कर रहा है, मेल करना है, ये काम करना, वो करना, ऐसा कोई प्रेशर वाला काम होता है? कभी कभी तो आपको प्रेशर रहेगा यार, आप सर्विस करने आ रहे हो, और सर्विस करने में तो होता है ना कि आपको पूरे समर्पण की भावना से सर्विस करनी है, तो आप सर्विस के लिए तो आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हो। प्राइवेट में तो बंदा अपने लिए कर रहा होता है, हाँ, थोड़ा सा उनका टॉक्सिक कल्चर भी होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपना काम करना है। कभी कभी टाइम भी होता है कि आपको लेट भी करना है, जैसे कुछ लोग जो पार्लियामेंट सेक्शंस वगैरह में पोस्टेड होते हैं एसओस, तो वो बेचारे 2-2 ढाई बजे रात तक भी करते हैं काम। अच्छा, एक चीज और है ना, जब ESO में आप हो जाते हो सिलेक्टेड तो दिल्ली आना पड़ता है सारे सभी, है ना, सभी डिपार्टमेंट के लोगों को। उसके बाद वो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे कि फ्लैट, हमारा फ्लैट ऐसा है, हम ऐसे रहते हैं, वो वीडियोस बहुत चलते हैं। तो अपने बारे में बताओ, मतलब एक जॉब, जब आपकी जॉब लगी, दिल्ली आप आए, कैसा अनुभव रहा? अभी कैसे आप मतलब रहने खाने का कैसे करते हो सारा कुछ? शुरू में तो यार मैं आया था अपनी मौसी के यहाँ रहने लगा था, तो ऐसे कोई स्ट्रगल्स थे नहीं, बढ़िया जा रहा था। फिर मेरे कुछ दोस्त हैं 19 बैच से ही, एक अकाउंटेंट है, एक UPSC में ASO है, तो फिर हमने साथ में फ्लैट ढूंढना शुरू किया। बाद में पता चला फ्लैट ढूंढना सबसे बड़ा टफ टास्क है। तो अभी कैसा चल रहा है आपका, मतलब अभी तो जॉब लग गया है, सेटल हो, अभी और पढ़ना, आगे कुछ और करना है? यार अभी जैसे मेरा मानना है कि आप सर्विस में आ जाते हो, कुछ लोग उसके बाद भी आपका कुछ ना कुछ पैशन या कुछ ना कुछ करना आपको करना चाहिए, वरना आप लगेगा कि लगता है कि यार खाली खाली सा लगता है कि आपने क्या कर रखा है। तो वही हम भी सोच रहे हैं कुछ ना कुछ करने का। UPSC का सोच रहे हो? UPSC का तो सोच रहे हैं, बट उसके अलावा भी हम सोच रहे हैं कुछ और करने का। ओके ओके, चलिए अभी 2024 वाले जो बच्चे देख रहे हैं ना, उनके लिए थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी जैसे 3 महीने रह रहे हैं, राइट?
तो क्या अप्रोच एक एस्पिरेंट्स की होनी चाहिए, तो हम स्ट्रेटजी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। बिगनर लेवल के बच्चे अगर अभी नोटिफिकेशन के बाद ही तैयारी शुरू करी है ना, तो उनको इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग इनकी कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो हम मैथ से करते हैं स्टार्ट। मैथ को कैसे अभी 3 महीने में कितना कवर कर सकते हैं, तो पूरा कवर हो जाएगा, फिर क्या उसकी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या देखो, मैथ्स में जैसे ऐसे है, अगर कोई बिगिनर है, पहली बात तो पूरा सिलेबस कवर करने का किसी को नहीं सोचना चाहिए। मेरा मानना है जितना भी आपको आता है उतना कंप्लीट आना चाहिए। अगर आपने 4 चैप्टर्स किए हैं, फिर उसके क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए एग्जाम में। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन आपने सारा कर लिया और फिर भी आपसे सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जैसे बिगिनर है, उसने किसी ना किसी टीचर का कोर्स भी करना होगा, या डिपेंड करता है कि बंदे की कैपेबिलिटी क्या है, कि वो 3 महीने में कोर्स खत्म कर सकता है कि नहीं। अगर वो कर सकता है, मतलब ये काफी टफ टास्क है 3 महीने में सब कुछ करना। तो आपको क्या करना है कि जो भी आप क्लास ले रहे हो उसमें टीचर जो सीट्स वगैरह देगा, आजकल जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उन सीट्स के मल्टीपल रिवीजन करते जाने चाहिए थे। जैसे अर्थमेटिक्स से शुरू करेगा तो जो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर उसने पढ़ा है, तो जैसे हम भटक जाते हैं ना, कई सारी बुक्स भी करनी है और वो भी करनी है। मुझे लगता है कि उस टाइम जब आप किसी भी टीचर का कोर्स कर रहे हो या सेल्फ कर रहे हो, देन आपको कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करने में ज्यादा फोकस करना चाहिए, और जितनी से एक लिमिटेड कंटेंट, जो भी आप कंटेंट ले रहे हो ना, उसके मल्टीपल रिवीजन कर लो। ओके। इसका मैथ का नोट्स कैसे बनाना चाहिए। जैसे टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो वो पढ़ाते जा रहा है, उसके नोट्स ऐसे बनाने हैं कि पीडीएफ देख के बनाना है, या फिर मतलब सारे क्वेश्चन जो लिख रहा है, पूरे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उनका सॉल्यूशन लिख लेते हैं, पूरा ऐसा सीट बना लेते हैं। ऐसा करना चाहिए यार, डिपेंड करता है बंदा कैसे करता है। कि आजकल तो जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, उनकी सेम बुक्स आती है। जैसे मैंने गगन सर से पढ़ा हुआ था, तो उनकी वो अर्थमेटिक और एडवांस की बुक्स भी थी, तो वो जो वहां पे पढ़ाते थे वही सेम उन बुक्स में होता था। तो इसकी जरूरत नहीं है। वैसे मैं नोट्स बनाने में बहुत कच्चा आदमी हूँ। मैंने कभी नोट्स नहीं बनाया। मैं रिटेंशन पे बिलीव करता हूँ, मेरी रिटेंशन पावर थोड़ी ठीक ठाक है। तो मेरे नोट्स हमेशा कभी इस बुक आधे इसमें होते थे, आधे उसमें होते थे, तो मैं बहुत ज्यादा नोट्स को रिवाइज नहीं कर पाता था। बट हाँ, ये है कि मैं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लेता था, तो चीजें रिटेन कर लेता था। बट लास्ट टाइम पे जब एग्जाम का टाइम होता था तो कैसे रिवीजन करते थे। आपका खुद ही नहीं पता कि कहाँ कुछ चीज लिखी है, कहाँ, क्योंकि प्रॉपर नोट्स नहीं है, तो वो दिक्कत तो आती है। मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी ना बहुत सारी, और फिर आपको जैसे आप एक सर्टेन लेवल की प्रिपरेशन हो जाती है, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। मतलब आपको ये पता होगा ना, मैं टॉपिक नोट डाउन कर लेता था कि इस टॉपिक में मुझे, भले ही नोट्स इधर उधर हूँ, बट मैं टॉपिक तो नोट डाउन कर लेता था कि इस टॉपिक में मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए। फिर आप कहीं से भी कर सकते हैं। चलिए इंग्लिश की बात करते हैं। आपने शुरुआत में बोला कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े, गांव में पढ़ाई हुई, ठीक है, और इंग्लिश तो इसमें अच्छी आती है सीजीएल में। इंग्लिश कैसे तैयार करा, क्या स्ट्रेटजी? यार, इंग्लिश में ऐसे होता है कि आपने ना रीडिंग अच्छी करनी है, शुरू से ही करनी है। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। जैसे होता है ना, जब भी हम रीडिंग की बात करते हैं, लोग न्यूज़पेपर पे आ जाते हैं। मेरा मानना है कि आप नॉवेल पढ़ना स्टार्ट करो, जो भी इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं वो स्टार्ट करो। अगर एसएससी या किसी भी एग्जाम में, आपको भी आगे भी लाइफ में हेल्प करेगा, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए बेसिकली। तो एक तो आपको रीडिंग हैबिट डेली बना लेनी है। दूसरा पोर्शन आता है ग्रामर का। तो ग्रामर में क्या होता है कि आपने रूल्स, एक सब सारे, मतलब आपको रूल्स आने चाहिए, और प्रैक्टिस जो भी है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, एरर्स वगैरह में। तो अगर आपने किसी भी बुक से कर लो, जैसे लोग नीतू सिंह की बुक्स को फॉलो करते हैं, तो उस आपने रूल्स देखे और प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए। आपको इतनी बार करने हैं कि आपको जो मैक्सिमम चीजें हैं वो याद करनी है। साथ में जैसे लोगों को नेक्स्ट पार्ट वोकैबुलरी का आता है, तो उसमें मैं मानता हूँ कि आप जितना मल्टीपल रिवीजन कर पाओ, डेली 50 वर्ड्स हैं या 100 वर्ड्स हैं, आप जितना भी कर सको एक दिन में, और टॉपिक वाइज करते रहो, या साथ साथ जो जैसे 1 वर्ड इडियम्स साथ में करते हैं लोग। मैं जैसे सिनोनिम्स और 1 वर्ड साथ में करता था, और इडियम्स बाद में कर लेता था, ऐसे करके करता था। तो आपने क्या करना है कि जैसे आपने मॉर्निंग में 50 इडियम पढ़े, तो आपको क्या करना है, दोपहर या इवनिंग में भी वही करना है। और नेक्स्ट डे जब आपको आगे के 50 करने हैं ना, तो पहले वाले 50 को रिवाइज कर लेना है। ये करने कहाँ से, मतलब वो प्रीवियस ईयर भी काम आता है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है। आप प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, उससे कर लो, प्रीवियस ईयर के सारे वोकैब कर लो, उसका एक्स्ट्रा करना कुछ। उसके बाद एक्स्ट्रा, मतलब आप रीडिंग कर रहे होते तो आप नई नई वोकैब्स तो मिलती है, आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है यार। एक जैसे होता है ना, प्रीवियस ईयर की बुक्स जो आती हैं उनमें आप कर लोगे, तो वो मोर देन एनफ है। ओके, अभी जीके जीएस की अगर बात करें, तो जीके जीएस का क्या अप्रोच होनी चाहिए? क्या जीके जीएस में मेरा मानना है कि
आपको उतना आना चाहिए जितना बाकियों को आता है। इसमें क्या है कि जैसे आप मैंने ना एक बुक थी जब डिफेंस की प्रिपरेशन करता था, पाथफाइंडर अरिहंत की आती है, तो उसमें जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने उससे कर रखे थे। ये आप यूट्यूब पे जाओगे तो एक एक 2-2 घंटे के वीडियोस में वो बेसिक जो डिटेल्स होती है ना, वो मैक्सिमम वो सब करा देते हैं। मुझे लगता है 3-4 घंटे देके आपको वो सारी चीजें पता होंगी जो बाकी लोगों को भी पता होंगी। तो ये सब्जेक्ट वाइज आप सारी करते रहो तो आप एक सर्टेन लेवल आ जाएगा आपका कि हाँ प्रिपरेशन का। और साथ में जो एक स्टैटिक जीके का पार्ट होता है वो आप डेली करते हो, जैसे नेशनल पार्क्स और वो सारी चीजें होती है ना, रिवर्स एंड ऑल, वो आप डेली करते रहो, क्योंकि वो ऐसी चीज है ना कि आप डेली करोगे तभी वो रिटेन कर पाओगे। चलो एक शॉर्ट में हमने स्ट्रेटजी की बात कर ली, बाकी डिटेल स्ट्रेटजी के लिए आप चैनल देखोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस डिटेल में मिल जाएंगी, वहां अच्छे से आपको समझाया गया है, टॉपर्स के द्वारा ही समझाया गया है। इनके कलीग्स हैं, ये एमई में काम कर रहे हैं, कोई सीएसएस में काम कर रहे हैं। तो अभी हम आपसे जानना चाहें कि आपके साथ जब आप तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उस टाइम, आपके दोस्त भी बहुत सारे होंगे, लेकिन कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, अभी तक भी नहीं हो पाएगा, अभी भी स्ट्रगल कर रहे होंगे कहीं ना कहीं वो, है ना। आपको ऐसा क्या लगता है कि आपका सिलेक्शन क्यों हुआ, आपने क्या ऐसी चीजें करी जिन बातों की वजह से आपका सिलेक्शन हुआ? यार आप जैसे आप मैंने बताया ना कि आपका गोल क्या है, आप जैसे जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें सिलेबस क्या है और मॉक्स आप दे रहे हो उसको कितने अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, ये चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। आपको क्राउड से अलग बनना है, देन आपको फोकस्ड रहना है पहली बात तो, और देखना है कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो और उनको इम्प्रूव कर लो। ओके, गलतियों की आपने बात करी, तो गलतियां थोड़ा बताओ कि आपने ऑब्जर्व करा होगा अपने आसपास, या फिर अभी भी आप देखते हो कोई एस्पिरेंट्स आपको डीएम भी बहुत सारे करते होंगे कि मुझे स्ट्रेटजी बता दो, ये सब बता दो, तो आपको पता ही होगा कि प्रिपरेशन फेज में क्या क्या एस्पिरेंट्स गलतियां करते हैं जिनको बचना चाहिए उन यार मोस्टली सबसे पहली गलती पता है क्या करते हैं, जैसे हम शुरू में आते हैं पहले इस टीचर से पढ़ लेते हैं, उस टीचर से पढ़ लेते हैं, एक तो ये करते हैं। दूसरा बहुत ज्यादा जो आजकल ना कंटेंट की फ्लडिंग सी हो रखी है, तो ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, तो आप परेशान हो जाओगे क्या क्या करें। तो एक तो ये गलती करते हैं, मोस्टली मैंने भी कर रखी थी। एक जब प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो मुखर्जी नगर में शायद जितने भी इंग्लिश के टीचर होंगे सबके नोट्स थे मेरे पास और कुछ भी नहीं किए मैंने। ऐसे ही मैंने मैथ्स में भी कर रखे थे, सबके नोट्स इकट्ठे कर रखे थे, किसी के नहीं हो पाए थे वो। आपने बहुत ज्यादा नहीं करना, एक टीचर या जो भी आप रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो उनको लिमिटेड रखो। एक किताब उठाओ, पहले उसको खत्म करो, तब और उसी को मल्टीपल टाइम्स करो। और प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना सबसे बेस्ट चीज है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करो। 80% तो वही आता है, जो भी चेंजेस होते हैं 20% होते हैं। फिर जब आप इतना कर लोगे तो वो भी कर ही लोगे। डिस्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा बताओ, इस एज में डिस्ट्रैक्शन बहुत आते हैं, जैसे है ना, जैसे और भी डिस्ट्रैक्शन है आपके दोस्तों वाले हो गए, है ना, फ्रेंड से, है ना, आपके सोशल मीडिया को लेकर बात कर रहे हैं, वो भी डिस्ट्रैक्शन ही है। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, भी एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन ही है फ्रेंड्स के लिए, तो है ना, आईपीएल चल रहा है। डिस्ट्रैक्शन मतलब बंदा कितना फोकस्ड है, मैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे मेरे कई सारे दोस्त हैं, वो काफी अच्छे मैच देख, मतलब काफी, मतलब होते ना बंदे लवर्स होते हैं, क्रिकेट लवर्स होते हैं, तो उन्होंने बंद कर रखा है। और बाकी दोस्त हैं, उन्होंने धीरे धीरे आप सोशल मीडिया को कट डाउन कर लो, क्योंकि आपको कुछ दिन अगर 1 साल नहीं भी चलाओगे तो क्या हो जाएगा, मार्क जुकरबर्ग आपसे आके हाथ थोड़े जोड़ेगा भाई तुम्हारी वजह से मुझे घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो वो चीज है। आपका रूटीन न बताओ, अब जब सीरियस आप पढ़ रहे थे ना, तो कैसे रूटीन बनाया? पूरा रूटीन को लेके बहुत चर्चा होती है एस्पिरेंट्स के बीच कि मैं सुबह उठता हूँ, कोई एस्पिरेंट कहता है मैं पूरी रात पढ़ता हूँ। यार मैंने कभी कोई ऐसा रूटीन फॉलो नहीं किया लिटरली। मैं सुबह उठता था, मतलब सुबह उठता था तो ये होता था मेरा कि मैं टॉपिक्स देख लेता था कि इंग्लिश में ये करना है, मैं नोट डाउन चीजें कर लेता कि आज मुझे ये कंप्लीट कर लेना है। और ऐसे भी नहीं, जैसे जब आप ये नोट डाउन करने लगते हो ना, तो चीजें विजन आपका क्लियर हो जाता है कि आज ये करना है, क्या कितना कितना आपने कर लिया। और अगर नहीं हुआ देन ओके, कोई बात नहीं, मैं छोटे गोल्स बना लूंगा। तो छोटे छोटे गोल्स आप डेली बनाते जाओ। अब शुरू में जैसे बिगिनर्स होते हैं ना, आपने बोला सारे सब्जेक्ट आप डेली नहीं कर सकते हो, तो आपको वो डे वाइज डिवाइड कर लेना है। ओके, और क्या क्या चीजें थी बस आपकी तैयारी के दौरान? जैसे नींद बहुत आती है एस्पिरेंट्स को, तो वो सब कैसे करते? क्योंकि अभी एक टीचर है, वो बता रहे थे कि वो जब तैयारी करते थे उस टाइम नींद आती थी तो मिर्चियाँ टेबल पर रख लेते थे, मिर्ची खाते थे, ठीक है, विक्स जो आती है और नवरत्न तेल जो आता है वो आंखों पे लगा लेते ताकि नींद ना आए।
ऐसा कुछ आप भी करते थे उस टाइम? नहीं, ऐसे कुछ नहीं करना है, रस्सी पे लटकना और गर्म पानी से मुंह धुलना और मिर्ची लगाना, ऐसे कुछ नहीं करना है यार। आप अगर डेली 5-6 घंटे पढ़ रहे हो तो वो एनफ, मोर देन एनफ है। बट जैसे आप करने लगोगे, आप धीरे धीरे आप कोई भी चीज रेगुलरली करते हो तो आपका फोकस बढ़ता है। जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो शुरू में क्या होता है ना, कुछ कई बार हम परेशान हो जाते हैं तो रूटीन भी नहीं फॉलो कर पाते, तो कभी कभार तो चलता है। जैसे होता है लोग, एक तो होते हैं ना वो एस्पिरेंट्स होते हैं जो नाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। आप बोलते हो ना कि 40 लाख लोग एग्जाम में बैठते हैं, तो उसमें से बहुत सारे लोग तो वही होते हैं कि आज पढ़ लिया, हाँ आज पढ़ लिया, फिर एक हफ्ते बाद पढ़ा, महीने भर बाद पढ़ा। तो आपको क्या करना है, आपको डेली पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ओके, इस कंपटीशन को कैसे देखते हो आप? इतने सारे बच्चे जैसे तैयारी कर रहे हैं तो बच्चा डर जाता ना, शुरुआत में आता है कितने सारे लोग हैं, है ना? उस कंपटीशन को कैसे देखते हो? यार उस कंपटीशन का तो ये है कि मैंने बताया था ना कि खुद को देखना है, भीड़ को नहीं देखना। अगर आप भीड़ को देखोगे तो फिर खुद नहीं दिखाई दोगे। वही चीज है, जैसे आप किसी चीज को देखते हो ना तो आप उस चीज पे फोकस कर लेते हो। अब आंखों के सामने हाथ लगा लो, क्या देख पाओगे? नहीं। हाँ, तो वो चीज है, वो डिस्ट्रैक्शन पे मत देखो। या फिर जैसे वो होता है ना घोड़े के वो लगा दिया, हाँ, घोड़े के वो लगा देते हैं ना, तो वो सामने देखता है। अगर वैसे ना लगाया जाए ना तो वो फिर इधर उधर देख के नहीं चल पाएगा, जो बैठा है उसको भी चोट लग जाएगी, गिरा देगा। समझ गया। और बताओ थोड़ा पोस्ट के बारे में बताओ अपना कि क्या क्या अच्छा है AS NCS में। अब इतना समय आपने काम कर लिया, अभी ऐसा मन होता है कि मुझे कोई दूसरा पोस्ट मिल जाता तो सही रहता, क्योंकि और दोस्त बने होंगे वो दूसरे डिपार्टमेंट, वो उनको बताते होंगे कि हमारे में तो बहुत इजी है, हमें काम कम करना पड़ता है। ये देखो, काम करने की बात तो ये है, आपको 8.5 घंटे आना है, ये आपकी ड्यूटी है। मतलब एक तो खुद से भी एथिकल वैल्यूज होती है ना कि आपको इतना तो काम करना चाहिए। उसके बाद तो आप काम चोरी कर रहे हो अगर काम ज्यादा। हाँ, काम का ये है, कभी काम होता है, कहीं किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा होता है, डिपेंड करता है। जैसे आपको पहले पता होना चाहिए कि जैसे ये ASO NCS डेस्क जॉब है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप, जैसे आपके कई सारे दोस्त, मतलब मेरे बैचमेट्स हैं जिनकी फील्ड जॉब्स हैं, तो फील्ड जॉब जैसा काम होता है। अब यहाँ आपको आना है, बैठना है और अपना काम करना है, खत्म करना है, जाना है। फील्ड जॉब के अपने अलग एडवेंचर होते हैं, थोड़े बहुत, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा है। हाँ, और मोर और लेस हर जॉब में बंदा होता है ना, हर किसी को अपनी चीजें बुरी लगती हैं। तो वो तो रहता ही है यार कि अगर आप किसी से भी बात करोगे, मैंने मोस्टली हर डिपार्टमेंट में जो लोग हैं सबसे बात कर रखी है, तो परेशान तो सारे ही लोग हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि 2 घंटे पहले आप घर चले जाते हो, तो घर जाके कर क्या रहे हो? रील देख रहे हो? हाँ, रील देख रहे हो। हाँ। ओके, थोड़ा इसमें ये प्रमोशन के बारे में बताओ, ASO NCS के प्रमोशंस कैसे होते हैं? अच्छे प्रमोशंस हैं यार, बाकी जगहों से 1-2 पोस्ट छोड़ के। जैसे आप 5 साल में एग्जाम होता है तो आप SO बन जाओगे, और SO बनने के बाद उसके 10 साल के आसपास आप अंडर सेक्रेटरी बन जाओगे। उसके आगे लगभग ऐसी प्रमोशंस होते हैं। ओके, UPSC के इक्विवेलेंट हो जाएगा, UPSC जो सिलेक्ट होके जाते हैं। हाँ, है ना? बट यार UPSC और इसमें काफी डिफरेंस होता है, टाइम गैप देख रहे हो ना। हाँ। तो लास्ट में जो SSC CGL 2024 वाले बच्चे आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, कि भैया कुछ अच्छी बातें और बता दें हमें, उनसे हमारी हेल्प हो जाए, लास्ट में क्या मैसेज, क्या संदेश होंगे? मेरा ये जो CGL 24 को अप्रोच कर रहे हैं कि आपको अभी प्री में 3 महीने बचे हुए हैं, तो आप कोशिश कीजिए। प्री पहली बात तो क्वालिफाइंग है, सबसे अच्छी बात तो अब ये हो गई है। तो आप जहां से भी कर रहे हैं, पहले आप कोशिश कीजिए कि आप 60 to 80% सिलेबस को कवर कर पाएं, और उसके साथ ही आप एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले आप जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिनकी प्रिपरेशन हो गई है, रिपीटर्स हैं, इनको पता है कैसे करना, वो तो मॉक देना शुरू कर दें। जो बिगिनर्स हैं वो एग्जाम से 1 महीने पहले मॉक देना स्टार्ट कर दें। अच्छे से एनालिसिस करें क्या आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, तो और जैसे ही आप उनको इम्प्रूव करोगे, आपको स्कोर में इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगे और आप सिलेक्शन के काफी करीब भी हो जाओगे। और इस टाइम पे जैसे काफी कम टाइम भी बचा है, तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस कम कर लेने हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जो भी है, आप जो भी करने जा रहे हो, जैसे कई बार होता है ना, हम पढ़ने जाते हैं, हमने यूट्यूब खोला और हमने शुरू किया था पढ़ने के लिए, हम कर कुछ और ही रहे हैं। हाँ, तो उन सब चीजों को आप थोड़ा सा कम करें। मॉक की आपने बात करी है, मैं पूछना भूल गया था, मॉक देने का क्या सही तरीका होता है, क्या राइट टाइम होता है, कब से देना चाहिए? जैसे राइट टाइम तो यही होता है कि आपका 80% सिलेबस कवर है, देन आपको मॉक देना स्टार्ट कर देना चाहिए। और उस मॉक का एनालिसिस आप बहुत अच्छे से करो। जैसे आप कर रहे हो कि मैथ्स में कोई
सिली मिस्टेक हुई है, तो आप देखो उस टॉपिक उस कॉन्सेप्ट के फिर आप ढंग से प्रैक्टिस करो जाके, देन आप वैसे ही इंग्लिश में देखो अगर आपकी कोई ग्रामर में एरर हो रही है तो आप उस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करो। वो कैब में हो रहा है देन आप उसको वहीं पर याद कर सकते हो, लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो चीजों को, तो ये कर सकते हो। और रीडिंग बाकी जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है आपका वो प्रैक्टिस एंड रीडिंग से सही होगा। ओके, तो लगभग हमारी सारी बातें हो गई हैं। आपको एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूँ, एसएससी सीजीएल 2024 के लिए कंप्लीट गाइडेंस बैच लॉन्च हो रहा है 7 जुलाई को। उसमें अगर एडमिशन आपको लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर भी है, कॉल करके आप सारी डिटेल ले सकते हो। सौरभ यादव सर के गाइडेंस में ये बैच चलेगा, ठीक है। उनके बारे में भी सारा कुछ आपको पता ही है लगभग, नहीं पता तो लिंक है नीचे, आप ओपन करोगे सारा कोर्स के बारे में, उनके बारे में डिटेल आ जाएगी। दूसरा, अगर आप ऑफलाइन रह के कहीं पढ़ना चाहते हो, घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ठीक है, या फिर मुखई नगर या फिर कहीं भी आप कानपुर कहीं भी रह के तैयारी कर रहे हो, वहाँ प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाती क्योंकि रहने खाने की बहुत बड़ी समस्या है। प्रॉपर आपका टाइम मैनेजमेंट कौन करवाए, एक लाइब्रेरी में 10 घंटे पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे, वो सारी व्यवस्था है हमारे गुरुकुल में, मेंटर 365 गुरुकुल। उसका नंबर भी है, उस पर भी आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो, वहां जाके भी आप पढ़ सकते हो। तो थैंक यू सो मच सूरज भाई, आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखा। एंड और ऐसे ही हम फिर भी मिलेंगे और इन बच्चों की हेल्प करने की अगर जरूरत पड़ेगी और भी कमेंट आएंगे तो हम फिर से कुछ ना कुछ वीडियोस इनके लिए लाते ही रहेंगे। और यहाँ तक वीडियो देंगे, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।